नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का अध्याय 2 जीव विज्ञान का। ठीक है, अध्याय 2 पढ़ेंगे जीव विज्ञान। इसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। ठीक है, इस चैप्टर नंबर 2 के और भी लेक्चर हमारे हो चुके हैं। आज हम कुछ जो लेक्चर बच्चे उनको देखेंगे। तो अध्याय 2 का पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन में आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम देखेंगे गुरु बीजाणु जनन। क्या देखेंगे? गुरु बीजाणु जनन। इसके पहले आपने लघु बीजाणु जनन पढ़ लिया था कि किस प्रकार से लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के द्वारा एक क्रियाशील लघु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। लघु बीजाणु ही क्या था? परागण जिसे कहते थे, या नर युग्मक जिसको हम कहते थे, वो हमने देख लिया है। आज हम गुरु बीजाणु देखेंगे। गुरु बीजाणु या इसको मेगा स्पोरोजिनेसिस। ठीक है, तो ये हम आज देखेंगे गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन के द्वारा ही क्या होता है? गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। या गुरु बीजाणु को हम क्या कह सकते हैं? मादा जनन कोशिका या मादा युग्मकोद्भिद भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो गुरु बीजाणु जनन के द्वारा एक क्रियाशील गुरु बीजाणु का निर्माण होता है और वह क्रियाशील गुरु बीजाणु ही निषेचन की प्रक्रिया करता है या भ्रूण कोश का निर्माण करता है, जिसे मादा युग्मक कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती कैसे है? गुरु बीजाणु जनन होता कैसे है, इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि आपने जब हमने बीजांड का डायग्राम बनाया था, जब बीजांड की संरचना बनाई थी, तो उस बीजांड की संरचना में हमने क्या बनाया था? न्यूसेलस बनाया था। न्यूसेलस, बीजांड के अंदर जो न्यूसेलस था, बीजांड काय जिसको कहा जाता था, बीजांड काय, न्यूसेलस। उस न्यूसेलस के अंदर एक कोशिका जो होती है जिसको बोलते हैं प्राइमरी, वो उस न्यूसेलस के अंदर एक कोशिका क्या हो जाती है? एक कोशिका बड़ी आकार में बड़ी हो जाती है। दिख रही है आपको आकार में? ये न्यूसेलस। इस न्यूसेलस में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, बट इसमें से एक कोशिका क्या हो गई? बड़ी। दिख रही है आपको? ये कोशिका बड़ी हो जाती है और इसके अंदर पाया जाने वाला कोशिका द्रव्य जो होता है, जीव द्रव्य, वो गाढ़ा हो जाता है, स्पष्ट केंद्रक दिखाई देता है। किसी में केंद्रक आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, सबके पास केंद्रक है, बट एक कोशिका क्या हो गई कि इसका जो है ये बड़ी हो गई आकार में, इसका जो जीव द्रव्य है वो गाढ़ा हो गया, और जीव द्रव्य गाढ़ा होने के साथ साथ इसका केंद्रक जो है वो स्पष्ट दिखाई देने लगा। ठीक है, जीव द्रव्य भी हमें दिखाई दे रहा है और केंद्रक भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। ये बड़ी हो गई। अब बड़ी होने के बाद ये इसने क्या किया? बड़ी होने के बाद इसने परिणत विभाजन किया। क्या किया? परिणत विभाजन। इस कोशिका को जो बड़ी हो रही है, इस कोशिका को क्या नाम दे सकते हैं हम? क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी आर्कियोस्पोरियल सेल्स या प्राइमरी आर्कियोस्पोरियल कोशिका। ठीक है, ये जो कोशिका होती है, ये कोशिका फिर क्या होने लगती है? विभाजित होने लगती है। परिणत विभाजन होता है इसका। परिणत विभाजन होने के बाद एक से दो का निर्माण कर लेती है। दिख रहे हैं आपको? यहाँ पर एक थी, यहाँ पर आप इस स्टेज में देखिए, बी नंबर की स्टेज में आपको दो दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक को क्या कहा जाता है? प्राइमरी पेराइटल सेल्स। ठीक है, और दूसरी जो होती है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, एंड एक को बोला जाता है प्राइमरी पेराइटल सेल। अब प्राइमरी पेराइटल सेल के अंदर तो कभी कभी ये अविभाजित रहती है, विभाजित नहीं भी होती है। ठीक है, और कभी कभी विभाजित हो जाती है तो परिणत या अपरिणत विभाजन कर लेती है, और ये विभाजन करके बहुत सारी भित्ति का निर्माण कर लेती है। ठीक है, कभी कभी तो ये अधिकतर अविभाजित रहती है, लेकिन बाई चांस विभाजन हो जाता है इसका, परिणत विभाजन भी कर लेती है, अपरिणत विभाजन कर लेती है, बहुत सारी भित्ति का निर्माण कर लेती है। कौन? प्राइमरी पेराइटल सेल। लेकिन अनदर सेल जो है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ये एक मेगास्पोर कोशिका की तरह व्यवहार करती है। एक मात्र जनन कोशिका की तरह व्यवहार करती है, मादा जनन कोशिका की तरह व्यवहार करती है, जिसको बोला जाता है मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है,
मेगा स्पोर मदर सेल आपको यहाँ दिखाई दे रही बीच में, ठीक है। बाकी तो है, ये तो अविभाजित रहती है, विभाजित भी कर लिया तो बहुत सारी भित्ति बना लेती, लेकिन जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है वो एक मेगा स्पोर मदर सेल की तरह व्यवहार करती है। और ये मेगा स्पोर मदर सेल्स यहाँ पर, उसको हम यहाँ पर ले आए, ये दिख रहा है आपको डी वाली स्टेज में, यहाँ पर हम ले आए जिसको बोला जाता है मेगा स्पोर मदर सेल। ये मेगा स्पोर मदर सेल फिर क्या होती है, इसका अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसको बोला जाता है मियोसिस, यानी अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस विभाजन होता है इसका, ठीक है। तो एक बार जो विभाजन होता है वो क्या होता है, अनुप्रस्थी विभाजन। अनुप्रस्थी विभाजन होता है पहला, ठीक है। फर्स्ट विभाजन में क्या होता है कि ये जो सेल है कोशिकाएं, वो दो कोशिका बना लेती है, ठीक है, डाइट्स का निर्माण कर लेती। क्या बनाएंगे, डाइट्स का निर्माण कर लेती है। फिर दूसरी बार और विभाजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन, और ये दो से फिर कितनी कोशिकाएं बना लेती है, 4, ठीक है। इस प्रकार एक मेगा स्पोर मदर सेल ने 4 यहाँ पर बना ली, ठीक है। 2 बार अनुप्रस्थ विभाजन किया इसने, यूं तो हम बोलेंगे कि इसने अर्धसूत्री विभाजन किया, ठीक है। अर्धसूत्री में 1 से 4 बनती है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि पहला एक अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, फिर दूसरा अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, फिर 1 से 2 बनी, फिर 2 से 4 बन गई। अब इन 2 से 4 में जो 3 होती है, ठीक है, ये तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ये काम की नहीं होती है, लेकिन जो चेलेजल कोशिका होती है वो जो होती है विभाजन का काम, वो जो होती है क्या बनाती है, भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद। ये वाली जो एक बच गई, ये क्या बनाती है, भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद, ठीक है। भ्रूणकोश बनाती या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करती है। कौन सी, जो एक जो बच जाती है मेगा स्पोर मदर कोशिका, ये 4-3 किसी काम की नहीं होती है। जो चेलेजल भाग की तरफ होती है, ठीक है, जो चेलेजल मेगा स्पोर होती है, चेलेजल मेगा स्पोर, ये चेलेजल मेगा स्पोर से ही क्या बनाती है, भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद। जो ऊपर की होती है ये टेट्राइड में से, टेट्राइड जो होता है, टेट्राइड बनाया, पहले डायट्स बनाया, फिर डायट्स विभाजित हुआ, टेट्राइड बनाया, तो टेट्राइड बन गया। टेट्राइड यानी 4 कोशिकाएं बन गई, टेट्राइड बनाए। टेट्राइड में से 3 तो किसी काम की नहीं होती है, बट 1 जो होती है, जो कि चेलेजल मेगास्पोर होती है, और यही चेलेजल मेगास्पोर से इंपॉर्टेंट होती है, और जो भ्रूणकोश और मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करती है। अब ये जो आपको चेलेजल मेगास्पोर्स जो दिखाई दे रही है, चेलेजल मेगास्पोर्स का डेवलपमेंट होता है, ये विकास करती है, और डेवलपमेंट करके ये जो है मादा युग्मक का निर्माण करती है, जो कि फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है, या जो आपका न्यूसेलस होता है, उस न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सेक बनता है, ठीक है। एम्ब्रियो सेक देखा था आपने, चित्र हमने जो बनाया था बीजांड का, उसमें आपने एम्ब्रियो सेक देखा होगा। कितनी कोशिकाएं होती है एम्ब्रियो सेक में, 3 कोशिका ऊपर होती है, 3 कोशिका नीचे होती है, एक बीच में होती है, एक न्यूक्लियस होते हैं। उसी प्रकार से ये जो एम्ब्रियो सेक होता है, कई प्रकार के एम्ब्रियो सेक का निर्माण करती है। बहुत सारे एम्ब्रियो सेक बनते हैं, अलग अलग केंद्रक वाले, ठीक है, 8 केंद्रक और ज्यादा केंद्रक के भी एम्ब्रियो सेक बनते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये गुरु बीजाणु जनन मेगास्पोरोजेनेसिस प्रक्रिया हमने देखी कि किस प्रकार से मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस होती है, और किस प्रकार से उसमें जो है वो डिवाइड होते हैं, डिवीजन होते हैं, विभाजन होता है उसका, और किस प्रकार से सक्रिय क्रियाकारी फंक्शनल मेगास्पोर्स का निर्माण होता है, ठीक है। कार्यकारी या फंक्शनल मेगास्पोर्स का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया जो है सारी क्या है, गुरु बीजाणु जनन की विभिन्न अवस्थाएं, डिफरेंट स्टेज है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस हो गया है, ठीक है।
इस प्रकार से ये जो फंक्शनल जो होता है, फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है वो क्या बनाता है, भ्रूणकोश और या मादा युग्मकोद्भिद, ठीक है, मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश का निर्माण करता है। एक फंक्शनल मेगास्पोर्स, ठीक है। और भ्रूणकोश जो मादा युग्मकोद्भिद के विकास में जो मेगास्पोर्स केंद्रक होते हैं उनके आधार पर भ्रूणकोश जो भाग लेने वाले मेगास्पोर्स केंद्रक होते हैं उनके आधार पर भ्रूणकोश जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। अब हम भ्रूणकोश के प्रकार देखते हैं, कौन कौन से भ्रूणकोश होते हैं, किसके आधार पर, जो है केंद्रक जो भाग लेते हैं, मेगास्पोर्स केंद्रक जो भाग लेते हैं उनके आधार पर, ठीक है। अब हम देखेंगे मेगास्पोर केंद्रक की संरचना के आधार पर भ्रूणकोश के प्रकार। तो भ्रूणकोश के जो प्रकार होते हैं किसके आधार पर देखेंगे, मेगास्पोर केंद्रक के, ठीक है। तो मेगास्पोर केंद्रक के आधार पर यदि हम देखें मोनोस्पोरिक भ्रूणकोश, मोनोस्पोरिक भ्रूणकोश के अंदर क्या है, जैसे नाम है मोनोस्पोरिक यानी इसमें क्या होता है, इसमें मेगास्पोर का एक केंद्रक भाग लेता है, कितना, एक, ठीक है। मोनो का मतलब एक ही होता है, मोनो का मतलब एक ही होता है, यानी यहाँ पर एक ही केंद्रक भाग लेगा। और ये दो प्रकार का होता है, ये भ्रूणकोश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, ठीक है। उसके बाद में यदि हम देखें बाइस्पोरिक भ्रूणकोश, तो बाइस्पोरिक यहाँ पर क्या लिखा, बाई का मतलब होता है 2, ठीक है। इसमें मेगास्पोर के दो केंद्रक भाग लेंगे, कितने केंद्रक भाग लेते हैं, दो केंद्रक भाग लेते हैं। यहाँ पर एक केंद्रक भाग लेता है, ये दो प्रकार का होता है, यहाँ पर दो केंद्रक भाग लेते हैं, और यह एक प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, एक प्रकार का होता है। उसके बाद में हम अगला देखें टेट्रास्पोरिक भ्रूणकोश, टेट्रा का मतलब होता है 4, तो इसलिए इसमें क्या होगा, इसमें मेगास्पोर के 4 केंद्रक भाग लेते हैं, कितने केंद्रक लेते हैं, 4, क्योंकि टेट्रा का मतलब ही होता है 4, तो टेट्रास्पोरिक भ्रूणकोश में कितने भाग लेंगे, 4 केंद्रक। और ये 7 प्रकार का होता है, ये कितने प्रकार का होता है, 7 प्रकार का, ये 2 प्रकार का, ये 1 प्रकार का, और ये 7 प्रकार का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आज जो है ये लेक्चर हमारा आज कंप्लीट हुआ। अनदर जो पार्ट बचा हुआ है इस चैप्टर का वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।